सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं CNT-SPT एक्ट आया क्यों। आखिर ऐसा क्या मजबूरी था कि अंग्रेज़ को कानून बनाना पड़ा। तो कुछ तो मजबूरी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज मतलब पहले से सोचा था या जानबूझ के बनाया, ऐसा नहीं था, वो मजबूर होके बनाया। तो ऐसा क्या क्या मजबूरी है जिसकी वजह से CNT-SPT एक्ट बनाना पड़ा, उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे। बैकग्राउंड मतलब बक्सर के युद्ध से लेके एक्ट तक कि क्या क्या वजह था, कौन कौन सा घटना हुआ। फिर ज़मीन का टाइप पढ़ेंगे, कितने तरह का ज़मीन झारखंड में है। उसके बाद CNT-SPT एक्ट स्टार्ट होगा। ये जो आया आपका CNT-SPT एक्ट, इससे पहले 10 विद्रोह हो चुके थे, ठीक है। 18वीं शताब्दी से ही विद्रोह स्टार्ट हो गया था। तो इतना विद्रोह हुआ कि अंग्रेज मजबूर होके लाया। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि अंग्रेज को समझ ही नहीं आ रहा था कि विद्रोह हो क्यों रहा। अंग्रेज को नहीं पता चल रहा था कि विद्रोह का रीज़न क्या है, क्यों कर रहा है। और इसमें हेल्प किया था पादरी लोग। पादरी समझते हैं? हाँ, तो मिशनरी लोग इसमें पूरा हेल्प किया। क्यों? क्योंकि मिशनरी ही जुड़ा हुआ था आम आदमियों से। क्यों? क्योंकि उनको धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। तो वही लोग फिर गाइड किया अंग्रेज़ों को कि क्या वजह है। नहीं तो अंग्रेज़ को कभी समझ में नहीं आया था कि ऐसा क्या है कि विद्रोह पे विद्रोह हो रहा है। कुछ कुछ विद्रोह बहुत लंबा भी हुआ है। जैसे देखो कोल विद्रोह, द्वितीय कोल विद्रोह कितना साल का हुआ? लगभग 11 साल का, ठीक है। सरदारी लड़ाई कितना का हुआ? लगभग 14 साल का। तो कुछ कुछ विद्रोह बहुत लंबा भी खिंचाया है। और ऐसा नहीं कि विद्रोह हुआ दमन हो गया। क्यों? क्योंकि जो आदिवासी लोग विद्रोह करता था वो लोग छापामार युद्ध ज़्यादा करता था। तो अंग्रेज लोग छापामार युद्ध में निपुण तो था नहीं। तो ये सारा समस्या आ रहा था। तो अंग्रेज मतलब परेशान हो गया। लास्ट में बनाया था कानून। धर्म प्रचार करने कौन आए थे? मिशनरी लोग, ठीक है। तो इसका कारण अंग्रेजों को समझ में नहीं आया। जो धर्म प्रचार करने मिशनरी आए थे उनको समझ में आया। जो मिशनरी अंग्रेज थे उन लोगों को समझ में आया कि इसके पीछे कारण क्या था। इसके पीछे 2 कारण था। पहला, आदिवासी तभी हथियार उठाता है जब जमीनों पर कोई कब्जा जमाना चाहता है, ठीक है। इसके बारे में भी बताएंगे। पहले ये समझो कि पहला रीज़न था कि ज़मीन पे वो लोग कब्जा नहीं चाहता था। ज़मीन पे कब्जा क्यों नहीं चाहता था? ज़मीन को, जंगलों को काट कर ज़मीन बनाने का काम किया था आदिवासी लोग, ठीक है। वो ज़मीन किसी राजा से नहीं मिला था कि मुगल से मिल गया या फिर किसी और राजा से मिल गया, नहीं मिला था। जंगल को काट के बनाया था। तो वो वहाँ का किराएदार नहीं, मालिक था, ठीक है। तो मालिकाना हक आदिवासी नहीं छोड़ना चाहता था। उसका कहना था कि हम मालिक है, और मालिक है तो हम थोड़ी ज़मीन छोड़ेंगे। जैसे राजा जो ज़मीन दिया प्रजा को, वो क्या हो गया? प्रजा किराएदार हो गया, ठीक है। जमींदार जो ज़मीन दिया आम लोगों को, तो जो आम आदमी हो किराएदार हो गया। मालिक कौन है? जमींदार। लेकिन इस केस में क्या है? मालिक कौन है? आदिवासी मालिक है, ठीक है। तो जो सबसे पहला वजह था वो वजह था कि ज़मीन पे किसी का कब्जा पसंद नहीं करता था आदिवासी। क्यों? क्योंकि जंगलों को काट कर कौन साफ किया था? आदिवासी। तो उसको अपने आप को किराएदार नहीं समझता था बल्कि मालिक समझता था। तो पहला तो ये हो गया रीजन। दूसरा रीजन जो पारंपरिक व्यवस्था और स्वशासन था उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं पसंद करता था। अंग्रेज आए, हस्तक्षेप तो कर ही रहे थे मिशनरी को फैलाने के लिए। स्वशासन मतलब समझते हैं? पंचायत लगा के फैसला करना, ठीक है। तो आदिवासियों में ये प्रचलित है कि वो अपना मतलब प्रॉब्लम खुद ही लगभग सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो उस वजह से वो पसंद नहीं करते थे कि कोई आके रूल रेगुलेशन हम पे थोपे। तो मेन वजह है ज़मीन पे कब्जा, ठीक है। और दूसरा वजह है कि उनके स्वशासन में हस्तक्षेप वो पसंद नहीं करते थे कि जैसे हम हैं हम अपने नियम कानून से चलेंगे, किसी बाहरी का नियम कानून हम नहीं मानेंगे। समझे बात को? तो ये 2 मेन वजह था। स्टोरी समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि ये गाइड कौन किया? मिशनरी लोग गाइड किया कि नहीं, वजह ये है।
घने जंगलों को काटकर अपना गांव बसाए थे। आदिवासी किराएदार नहीं, मालिक है, और ये व्यवस्था को, बाहरी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो जंगल को काट के आदिवासी लोग क्या बनाया था, खेत बनाया था, उसी में वो लोग बसा था, बस्ती जो बसा था। तो इसीलिए कोई अंग्रेज आके ये करे कि नहीं ये मेरा ज़मीन है, लगान दो, तो वो चीज़ उन लोग को स्वीकार नहीं था। ठीक है, और यही मेन वजह था। और इन वजहों के वजह से एक थे फादर हॉफमैन। ठीक है, ये ब्लूप्रिंट बनाए थे, CNT एक्ट का 1908 का ब्लूप्रिंट बनाए थे। तो एग्ज़ाम में सवाल आता है कि CNT एक्ट का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था। तो CNT एक्ट का ब्लूप्रिंट फादर हॉफमैन ने तैयार किया था। कोई दिक्कत? तो फादर हॉफमैन थे जो CNT एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किए थे। ये एग्जाम में सवाल आता है। ब्लूप्रिंट मतलब समझे बात को? ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? ब्लूप्रिंट मतलब एक खाका खींच दिया था कि ये वजह है, ऐसे ऐसे काम करना। उसके बाद एक्ट बनाया अंग्रेज लोग, मतलब एक संरचना दे दिया, एक रफ वर्क दे दिया। ब्लूप्रिंट का मतलब ये हुआ, एक मतलब क्या क्या चीज़ पे बनाना चाहिए, मतलब एक नहीं बोलते हैं, जैसे मान लो फिल्म बनता है, ठीक है, स्टोरी कोई और लिखता है, फिल्म में लिखता है ना, लेकिन डायलॉग कोई और लिखता है। तो एक स्टोरी बना दिया, मतलब ये चीज़ आपको करना है, उसके ऊपर फिर अंग्रेज लोग तैयार किया। तो ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है कि एक आपको पूरा चीज़ बता दिया गया, मतलब कि ये प्रॉब्लम है, ये कानून बनना चाहिए। अब उस पर डिसाइड करके कौन कानून बनाएगा? अंग्रेज लोग। तो ये ब्लूप्रिंट तैयार किए थे कौन? फादर हॉफमैन। ठीक है, CNT एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करने का श्रेय किसको जाता है? फादर हॉफमैन को। पादरी भी अंग्रेज ही थे, सब आए थे इंडियंस को, जो देखो जो मिशनरी आया झारखंड में या पूरा इंडिया में, उनका एक ही उद्देश्य था, धर्म परिवर्तन की। मतलब जो भी यहाँ लोकल लोग हैं उनको मिशनरी धर्म में, ठीक है, वो धर्म प्रचार ही उनका मेन उद्देश्य था। क्यों? उन लोग लालच देते थे कि नहीं अब मिशनरी में आओगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। यहाँ तक कि जैसे इतना विरोध जो चल रहा था, ठीक है, बताए 10 आंदोलन चला CNT एक्ट आने से पहले। तो CNT एक्ट आने से पहले 10 आंदोलन चला। तो अब मिशनरी लोग लालच देता था, आदिवासियों को लालच देता था कि तुम लोग ऐसा करो कि मिशनरी धर्म ग्रहण कर लो, हम लोग ज़मीन दिलवा देंगे। ठीक है, तो एक तरह लालच दे दे के इन लोगों का काम क्या था? धर्म परिवर्तन कराना। ठीक है, धर्मांतरण कराना मिशनरी का मेन था काम, और लालच देते थे। ठीक है, तो ये लोग आम लोग से जुड़ चुका था, समझ रहे बात को? आम लोगों से ये लोग जुड़ चुका था। कैसे जुड़ा था? क्योंकि इन लोग को ये था कि नहीं मिशनरी के साथ रहेंगे तो हमको ज़मीन वापस मिल जाएगा। कौन नहीं चाहता है कि अपना मालिकाना हक वापस के लिए? तो इस वजह से ये लोग जुड़ चुका था। इसलिए मिशनरी को पता था कि वजह क्या है, अंग्रेज़ों को नहीं पता था। अंग्रेज मतलब जो शासन कर रहे थे उन लोगों को नहीं पता था, लेकिन वैसे अंग्रेज जो मिशनरी थे, मतलब पादरी, उन लोगों को पता था। तब अंग्रेज लोग हेल्प किन से लिया? पादरियों से, मिशनरियों से हेल्प लिया। इन लोगों ने गाइड किया कि नहीं वजह कुछ और है। मतलब परेशान हो गया था झारखंड राज्य में, ये लोग परेशान हो गया था कि एक विद्रोह रुकता नहीं है कि दूसरा स्टार्ट हो जा रहा है, दूसरा रुक नहीं रहा, तीसरा स्टार्ट हो रहा है। अब सोचो लगभग 115 साल में 10 विद्रोह हुआ था, वो भी बहुत सारा विद्रोह लंबा लंबा था। तो विद्रोह रुका, दूसरा स्टार्ट, दूसरा रुका, तीसरा स्टार्ट, तो कोई भी परेशान होगा कि नहीं? तो अंग्रेज को समझ में ही नहीं आ रहा था कि रीजन क्या है कि विद्रोह पे विद्रोह हो रहा है। तब इन लोगों को गाइड कौन किया? मिशनरी लोग, पादरी लोग, क्योंकि वो लोग आम जन से तो वो लोग जुड़ा हुआ था, और बाकी अंग्रेज कौन थे? शासक थे ना। इसका 2 वजह है। पहला वजह है कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहला वजह है डीकू। डीकू मतलब समझते हैं? हाँ, झारखंड के जो लोकल नहीं थे, बाहरी थे। ठीक है, जैसे बाहर से लोग आके, अभी रांची का कंडीशन पता है सबको? हाँ, देखो एक रूल है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे है CNT एक्ट का। रूल ये बोलता है कि ST का ज़मीन ST खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ उसी थाने का। ठीक है, जैसे ये कोरा है, ठीक है, तो कोरा चौक का जो आदिवासी होगा वही कोरा चौक का खरीद सकता है, दूसरा कोई नहीं खरीद सकता है।
लेकिन जब SC OBC का बात आता है तो उस जिले का, मतलब हजारीबाग जिले का कोई भी खरीद सकता है। समझे अंतर को? अंतर समझ में आ रहा है? इस हिसाब से रांची में जमीन नहीं बिकना चाहिए। बिकना चाहिए क्या? लेकिन सबको पता है कि रांची में बाहरी लोग सब बस गए, बसे हैं ना, और इन्हीं बाहरी लोगों को दीकू कहा गया। ठीक है, जो झारखंड से बाहरी लोग थे, गैर जनजाति लोग थे, उनको दीकू कहा गया। तो दीकू याद रहेगा? एक लाइन लिख लो, नहीं तो बाद में ही लिखना, पहले स्टोरी समझ लो। दीकू मतलब क्या? बाहरी लोग। और वे लोग क्या कर रहे थे? जमीन के लूट खसोट खरीद बिक्री। अभी भी वही हो रहा है ना, अभी भी रांची में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, जमीन का अवैध खरीद बिक्री चल रहा है कि नहीं? जाली कागज बनाओ बेच दो, मजबूरी का अथी करो बेच दो। होता क्या था, कैसे जमीन ST का बेचा जा रहा था, अभी भी वही तरीका है। होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई ST है, उसका ज़मीन है, हमको खरीदना है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे ऐसा करो कि तुमको हम ज़मीन का पूरा कीमत दे रहे हैं, तुम एक एग्रीमेंट में ये लिख दो कि हम इनसे इतना पैसा उधारी लिए थे लेकिन हम चुकाने में सक्षम नहीं है, तो हम स्वेच्छा से अपना ज़मीन इनके नाम लिख दे रहे हैं। समझ रहे बात को? लीगली तो कभी भी ज़मीन बिकेगा ही नहीं, क्योंकि एक्ट हमको रोक रहा है। तो अब लोग व्यवस्था क्या किया है कि नहीं, उधारी का नाम पे, ठीक है, और उधारी के नाम पे एक एग्रीमेंट बना लेता है और क्या बोलता है, अब जैसे मान लो कि हम लिख के दिए कि हम इतना उधारी दिए हैं, ठीक है, तो हमको लौटाना पड़ेगा कि नहीं? तो अब ये लिख देता है कि हम उधारी लौटाने में सक्षम नहीं है, इतना लाख रुपया लिए है, उधारी लौटाने में सक्षम नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपना ज़मीन आप इनको दे रहे हैं। अब क्या है, इस आधार पे ज़मीन का हस्तांतरण हो जा रहा था। समझ रहे बात को? लेकिन वो लीगल है क्या? नहीं, लीगल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, बाहरी लोग कब्जा करते जा रहे हैं, अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं हो रहा, पूरा रांची ऐसा ही है। ठीक है, तो कानून बनाने का आवश्यकता इसलिए पड़ा क्योंकि दीकू लोग, दीकू मतलब बाहरी, जो झारखंड से बाहर के लोग थे, जनजातीय लोगों का जमीन, जो यहाँ लोकल लोगों के जमीन को क्या कर रहे थे, लूट खसोट खरीद बिक्री कर रहे थे। इट मीन्स क्या है कि कुछ भी एग्रीमेंट बनाओ, सस्ता में ठग उग के कर लो। पहले बहुत स्टोरी सुने होंगे, दारू पिला के जमीन बेचने वाला, सुने हो ना? तो बस समझ लो वही स्टोरी है कि लूट खसोट का मतलब यही है कि किसी तरह बहला फुसला के जमीन ले लेना है। एक बार जमीन ले लिया तो कौन कानूनी पछड़ा में पड़ता है। समझ रहे बात को? दूसरा क्या है, अभी जस्ट बताए कि जमीन काटा कौन था, आदिवासी लोग। तो मालिक वो अपने आप को मानता था, आदिवासी लोग बोल रहा था कि जमीन जंगल हम काटे हैं, ठीक है, जंगल काट के जमीन हम तैयार किया, तो मालिक कौन हुए, हम हुए। तो ये दो वजह था जिसके वजह से अंग्रेज क्या हुआ, एक्ट को बनाया। समझे? अभी दो वजह हम लोग समझे। इसके बैकग्राउंड में हम लोग पूरा इतिहास को खंगालेंगे, ठीक है, ऐसा क्या क्या वजह था कि यहाँ तक घटना आया, ठीक है, कैसे अंग्रेज को राइट्स मिला, ठीक है। इसके बाद ऐसा नहीं कि एक दिन में CNT एक्ट बन गया, इससे पहले भी एक्ट बना है, ठीक है, छोटा छोटा बना है, जिसमें अलग अलग टाइप का भूमि को दिया गया है मान्यता, लेकिन सब भूमि को नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद संशोधन हुआ, तो एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे समझने का। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 64 में। कौन बताएगा बक्सर का युद्ध में क्या क्या हुआ था? कोई भी बताओ। और कोई बक्सर के युद्ध में हुआ क्या था? थोड़ा तो हिस्ट्री खंगालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि झारखंड में, देखो पहला सवाल यही आता होगा कि CNT एक्ट, SPT एक्ट आया क्यों, ठीक है। तो स्टोरी की जरा समझोगे सब कुछ याद रहेगा, ऐसे समझोगे कुछ याद नहीं रहेगा। इसका रिजल्ट क्या हुआ, हम रिजल्ट जानना चाहते हैं। देखो 3 लोग था लड़ाई में। मुगल सम्राट कौन? शाह आलम द्वितीय पहला। अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। ये तीनों यूनाइट होकर लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन हार गया था, ठीक है। उसका हारने का भी हिस्ट्री हम नहीं चूंकि जाना सकते डेप्थ में। तो हारा, तो इसका रिजल्ट हुआ था, जैसे हारेगा तो कुछ तो समझौता हुआ, तो उसमें बहुत सारा समझौता हुआ। उसमें एक इम्पॉर्टेंट समझौता ये हुआ, ठीक है, बिहार बंगाल उड़ीसा, BBO, बिहार बंगाल उड़ीसा, ठीक है, का दीवानी राइट, दीवानी अधिकार किसको दे दिया गया?
अंग्रेजों को दे दिया। और ये कौन दिया था? शाह आलम द्वितीय। मुगल सम्राट उस समय कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो यहाँ से स्टोरी चेंज होना स्टार्ट हुआ। और बिहार का पार्ट था झारखंड, झारखंड तो अभी हाल में अलग हुआ है। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी, दीवानी मतलब समझते हैं? हाँ, राजस्व मतलब शासन आप चलाइए, पैसा हम वसूलेंगे। दीवानी मतलब ये है, समझ रहे बात को, कि सरकार आप चलाइए, हमको लेना देना नहीं है, लेकिन मेन काम क्या है? पैसा, तो पैसा हम वसूलेंगे। मेन तो पैसा ही होता है ना, जिसको हम लोग को क्या बोलते हैं? लगान, मालगुजारी। तो मतलब पैसा हम लोग वसूलेंगे और शासन आप चले। दीवानी राइट्स का ये मतलब है, ठीक है। इसके पीछे सीरीज ऑफ कानून था, ठीक है, मतलब घटना था जिसकी वजह से ये हुआ। हम ये सारा चीज़ इसलिए समझाना चाह रहे हैं कि तुम लोग अगर समझ गए ये सारा चीज़, उसके बाद मेन टॉपिक भी बहुत आराम से समझो। एंट्री का रास्ता साफ हो गया, ठीक है। और वो संधि का नाम था इलाहाबाद का संधि, ठीक है। इलाहाबाद का संधि में ये राइट्स, दीवानी मतलब पैसा वसूलने का, समझ रहे बात हर कोई, मतलब लगान वसूलने का, पैसा वसूलने का राइट्स किसको मिल गया? अंग्रेजों को मिल गया। तो यहाँ से एंट्री का रास्ता खुल गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा घटना हुआ 1793 में, जमींदारी बंदोबस्त कानून। ये इसके बारे में कौन बताएगा? जमींदारी बंदोबस्त कानून। हाँ ठीक है, देखो बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। इस व्यवस्था के आने के बाद ये हुआ कि जमींदार बन गया मिडिल मैन। मिडिल मैन समझते हैं? बिचौलिया, जिसको हम लोग रफ भाषा में दलाल भी कहते हैं, ठीक है। जमीन किसको दिया गया है? जमींदार। जमींदार किसको जमीन दिया? किसान को। किसान उपज कर रहा है और सौंप किसको रहा? लगान, जमींदार को। और जमींदार किसको सौंप रहा है? अंग्रेज को, ठीक है। तो ये आ गया जमींदारी बंदोबस्त कानून। तो यहाँ से क्या फर्क पड़ा समझते हैं। देखो, आदिवासियों का जमीन है, मालिक कौन है? आदिवासी। अब आ गया क्या? बंदोबस्ती कानून, जमींदारी। तो ये लोग क्या चाहेगा? अंग्रेज तो यही था ना कि नहीं, ये सारा जमीन किसको दे दिया गया? जमींदार को। लेकिन आदिवासी क्या समझ रहा है कि ये तो हम मालिक है, तो मेरा जमीन लेके हम ही को कोई किराएदार बनाएगा तो सहेंगे। सोचो कि तुम्हारे घर से निकाल के तुम ही को उस घर का किराएदार बना दिया गया, तो कोई भी इस चीज़ को सहन करेगा? नहीं करेगा। तो वही मेन स्टोरी था। तो यहाँ से स्टोरी समझ में आ रहा है। यहाँ राइट्स मिल गया, कहाँ पे? इलाहाबाद की संधि के बाद कौन सा राइट्स मिला? टैक्स वसूलने का। उसके बाद आया जमींदारी बंदोबस्त कानून, ठीक है। यहाँ से जमींदारी प्रथा स्टार्ट हो गया, ठीक है। जिसमें क्या था? एक समझौता पे हस्ताक्षर हुआ था। ये रफली बता रहे क्योंकि ये CNT का पार्ट नहीं है, एक स्टोरी की तरह रफली बता दे रहे। ब्रिटिश अधिकारी और जमींदार के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, ठीक है। और अधिकार किसको प्रदान कर दिया गया था? जमींदार को जमीन का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। और बदले में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी या बोलो ब्रिटिश को एक मोटा रकम देना था। किसको देना था? जमींदार किसको देता? अंग्रेज लोग को देता, ठीक है। और वो था कितना पार्ट? टोटल जो लगान वसूला जाता था, ठीक है, उसको 11 भाग में बांटा जाता था। मतलब समझो कि ये लगान है, मान लेते हैं, इसको 11 भाग में बांट दिया गया। इस तरह करके 11 पार्ट में बांटा गया। उसमें 10 पार्ट ले रहा था कौन? अंग्रेज। सिर्फ एक पार्ट का हिस्सेदारी किसके पास था? जमींदार। तो इसका मेन लाभ किसको मिल रहा था? अंग्रेज को, ठीक है। 10 पार्ट किसको मिल रहा था? अगर इसको परसेंटेज में करोगे तो कितना करना पड़ेगा? 10/11 × 100, लगभग 11×9=99, लगभग 90% के आसपास। और अगर जमींदार को कितना मिल रहा था? 1/11 × 100, जमींदार को लगभग 9% मिल रहा था जमींदार को। तो यही स्टोरी है कि देखो, अब परमानेंट सेटलमेंट एक्ट या बोलो जमींदारी बंदोबस्त जो आया, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि अब जमींदारी प्रथा स्टार्ट हो गया। मालिक कौन बन गया? जमींदार। लेकिन ऐसे तो आदिवासी मालिक था ना जमीन का, तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ से समझना स्टार्ट करते। 1862 में बाबू राखलदास हल्दर, इन लोगों ने इसके नेतृत्व में अंग्रेज बनाया। क्या किया? मंजीहस जमीन को चिन्हित करते हुए भूइंहरी
जमीन का सर्वे किया जो 1869 तक चला। इस लाइन का मतलब समझाते हैं। पहले ये समझो कि 1862 में किसके नेतृत्व में था? बाबू राखलदास हल्दर। एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि भूइंहरी जमीन किसके नेतृत्व में हुआ था, मतलब फर्स्ट टाइम किसके नेतृत्व में भूइंहरी जमीन का सर्वे हुआ था? बाबू राखलदास हल्दर। तो ये एग्जाम में सवाल आपका पूछेगा कि ठीक है, भूइंहरी जमीन फर्स्ट टाइम किसके नेतृत्व में हुआ? बाबू राखलदास हल्दर। तो यहाँ स्टोरी ये है कि मंजीहस जमीन, मंजीहस समझते हैं, इसका मतलब जमींदार की भूमि को बोला जाता है मंजीहस। आगे का चैप्टर, जब इसके बाद का चैप्टर में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम लोग कि 16 टाइप का कौन कौन झारखंड में ज़मीन होता है, ठीक है। उसमें सब जमीन पढ़ेंगे, डली कटारी, बटखेता, मंजीहस, राजहंस, जितना तरह का झारखंड में पूरे ज़मीन होते हैं सब पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब नहीं जानेंगे तो क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा किस चीज़ का बात कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम लोग शॉर्ट में जान रहे हैं कि मंजीहस मतलब किसके जमींदार की जमीन को चिन्हित करते हुए। जमींदार की जमीन से मतलब था क्या? तो जमींदार के जमीन को सिर्फ चिन्हित किया गया और सर्वे किसका है? भूइंहरी। अब बोला जाएगा भूइंहरी जमीन क्या है, सवाल तो आता है, ये डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में फिलहाल हम समझा देते हैं भूइंहरी जमीन क्या होता है। देखो, साउथ छोटा नागपुर मतलब दक्षिणी छोटा नागपुर में कौन कौन जिला आता है? रांची आता है, ठीक है, गुमला आता है, खूंटी आता है, आपका सिमडेगा आता है, ठीक है, लोहरदगा आता है। ये सब जो एरिया है ये किसका है? दक्षिणी छोटा नागपुर का, ठीक है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में आपका पड़ रहा है रांची, ठीक है। तो रांची के 2482 गांव का में ये ज़मीन था, भूइंहरी ज़मीन। और इसका स्टोरी कुछ अलग है भूइंहरी ज़मीन का, जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में। 2482 गांव में क्या था? भूइंहरी ज़मीन था, ठीक है। और इसका स्टोरी क्या है सो बता रहे हैं। ये ज़मीन एक तरह का खुटकट्टी समझते हैं? खूट किसको कहते हैं? अरे धान का खेत काटते हैं तो बोलते हैं ना खूट बच गया, तो पेड़ काटेंगे तो क्या बचेगा? खूट। तो इसीलिए इसी वर्ड से समझो कि जंगल को जो साफ करके ज़मीन बनाया गया था उसको क्या बोला गया? खुटकट्टी। उसी का एक टाइप है भूइंहरी ज़मीन, ठीक है, जो सिर्फ 2482 गांव, कहाँ का गांव? रांची का गांव में है। और उसका भी स्टोरी ये है कि ये जो 2482 गांव में है, ठीक है, इसमें आदिवासी का ज़मीन है, ठीक है, लेकिन आदिवासी भी खरीद बिक्री नहीं कर सकता। 100% रेस्ट्रिक्टेड ज़मीन, समझ रहे बात को? इस ज़मीन का बिक्री होगा ही नहीं, और इसके बिक्री के बारे में कोई कानून बनाया ही नहीं गया, मतलब ये ज़मीन नहीं बिकेगा। समझ रहे बात को? झारखंड में एक्ट को समझने में दिक्कत क्या है मालूम है? हर जगह एक्ट थोड़ा सा अलग है। संथाल परगना का एक्ट थोड़ा अलग, CNT एक्ट अलग, और जैसे भूइंहरी का थोड़ा सा कानून अलग। जैसे हम आगे जाएंगे सिमडेगा तो वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन, तो हर जगह कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो जब तक स्टोरी की तरह नहीं समझिएगा नहीं समझ में आएगा। समझ रहे बात को? तो उस गांव, समझ लो एक तरह रांची तो समझ सकते हैं ना। रांची में जो 2482 गांव था, वहाँ पे ज़मीन को खरीद बिक्री किसी भी तरह से नहीं कर सकते, किसी भी तरह से नहीं, मतलब आदिवासी को भी नहीं बेच सकता। उसके बारे में फिर एक्ट के अंदर जाएंगे तो पढ़ेंगे कि मतलब क्या बोलते हैं, अपने वंशज को देगा तो कैसे देगा, डीसी किस केस में उसका इस्तेमाल कर सकता है, ये सब बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि इस जमीन को किसी भी तरह से हस्तांतरण नहीं कर सकता। समझे बात को? तो भूइंहरी जमीन याद रहेगा। भूइंहरी मतलब कहाँ का जमीन? रांची का जमीन। मंजीहस जमीन मतलब कैसा जमीन? जमींदारों का जमीन। कोई दिक्कत? ठीक है। जमींदारों का जमीन को चिन्हित किया गया था और सर्वे फर्स्ट टाइम किसका हुआ था? भूइंहरी जमीन। ऐसा जमीन जिसका हस्तांतरण किसी भी केस में नहीं हो सकता। उसका रूल बहुत हार्ड है भूइंहरी का। बताए ना कि झारखंड ये सब बनाने का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि मालिक कौन है? आदिवासी है। ठीक है। अभी भी रांची में बीच शहर में बहुत जगह देखे हुए, हम देखे हुए। रांची में लेक रोड देखे हो? वहाँ पे देखना बड़ा सा लोहा का बना हुआ है बोर्ड, हुक्का पानी बंद लिस्ट। हुक्का पानी बंद समझते हैं?
नहीं समझते हैं? किसी को नहीं पता हुक्का पानी बंद? अरे नहीं दारू नहीं हुक्का पानी बंद मतलब समाज के खिलाफ काम होगा तो समाज आपको अलग कर देगा बिरादरी से। इट मीन्स आपके यहाँ से पूरे गांव को कोई लेना देना नहीं, आप समाज से बाहर। इसीलिए बोले ना, अपना कानून कौन चलाता था? आदिवासी लोग, जिसको बोले आदिवासियों का स्वशासन, उसका अपना कानून। अब सोचो रांची अब सिटी बन चुका है, उसके बीच में हम ये बोर्ड देखे हुए। कभी जाओगे रांची में तो लेक रोड में देखना बोर्ड, लेक रोड से हरमू की तरफ जो जाते हैं ना रास्ता बीच में, वहीं पे लिखा हुआ है बोर्ड, लोहा का बोर्ड में, हुक्का पानी बंद, नाम 1 2 3 करे। और ये कैसा जमीन था? आदिवासियों का। आदिवासी मतलब एसटी, शेड्यूल ट्राइब, समझ रहे हैं ना? तो ये पहला प्रयास था, एग्जाम में पूछ सकता है। पहला प्रयास कब किया गया था? 1862 में। किसके द्वारा? बाबू राखलदास हल्दर। या पूछेगा घुमा के, भुइंहरी जमीन को फर्स्ट टाइम सर्वे कब किया गया था? तो 1862 में बाबू राखलदास हल्दर के द्वारा। देखो CNT एक्ट आने से पहले भी चीज़ों को समझना जरूरी है। उसके बाद आया छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम। ये क्या है? भूधृति। भूधृति देखो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि मालिक और काश्तकारी, जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर क्या, काश्तकारी अधिनियम। तो काश्तकारी और भूधृति में अंतर है, ठीक है? भूधृति मतलब मालिकाना हक का बात कर रहा है, ठीक है? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, चूंकि अभी तो सिर्फ क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक बैकग्राउंड, तो जब आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे डिटेल में कि इसमें अंतर है। काश्तकारी मतलब आप क्या हो रहे हैं? रेंटर हो जा रहे हैं, ठीक है? आप मालिक नहीं है, आप रेंटर है, ठीक है? तो ये सब बाद में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल ये समझिए क्या है छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम, ठीक है? जिसमें क्या है, एक कमिश्नर के द्वारा भुइंहरी जमीन का सर्वे एवं सेटलमेंट हुआ। किसका हुआ? भुइंहरी जमीन का सेटलमेंट हुआ। लेकिन इसमें 2 जमीन को छोड़ दिया गया, राजहंस जमीन, ठीक है, और खुटकटी। अब देखो राजहंस मतलब कौन सा हो गया जमीन? राजाओं का जमीन। देखो अभी भी जमीन में है। देखो अभी जैसे तुम लोग थोड़ा जमीन खरीद बिक्री करोगे, कभी ना कभी नौकरी करोगे, खरीदोगे ही, तो देखोगे 2 तरह का जमीन है। एक ही जमीन का 2 मालिक, सुने हो झारखंड में? अब दोनों लीगल है, पता है क्यों? ये भी बता दे रहा है, और इसका केस बहुत पेचीदा हो जाता है। एक होता है राजहंस जमीन, जैसे राजा जो अपने हुक्मनामा के आधार पर दिया। जैसे मान लो हम राजा के यहाँ नौकरी करते हैं, या सैनिक है, मंत्री है, कुछ भी है, ठीक है? तो राजा लोग पहले क्या करता था, पैसा ना देके जमीन दे देता था, जिसको बोलते थे हुक्मनामा। हुक्मनामा समझते? हुक्म समझते हैं ना, आदेश, ठीक है? तो हुक्मनामा। तो राजहंस जमीन, अब समझो एक हुक्मनामा के हिसाब से मिला वही जमीन, और वही जमीन किसी और को रजिस्ट्री के हिसाब से मिल गया, तो एक जमीन के 2 मालिक हो गए कि नहीं? तो इसीलिए झारखंड का जमीन का जो केस है ना बहुत पेचीदा है, और उस समय बहुत दिक्कत आता है। इसलिए झारखंड में बहुत कॉमन है एक जमीन का 2 3 मालिक, सुने हो ना? तो फिलहाल हम लोग ये समझते हैं राजहंस भूमि जो राजा का भूमि है, राजा दिया हो या नहीं दिया हो, जैसे किसी को हुक्मनामा के आधार पर दे दिया वैसा भी जमीन, जो उसके पास है वैसा भी जमीन, तो राजहंस जमीन समझ गए, राजाओं का जमीन। खुटकट्टी भूमि समझ गए, वैसा भूमि जिसको काट कर बनाया गया खेत। तो सिर्फ यहाँ किसका सेटलमेंट हुआ है? भुइंहरी जमीन का सर्वे एवं सेटलमेंट हो गया, मतलब फिक्स कर दिया गया, ठीक है, कि ये जमीन भुइंहरी जमीन है। समझ रहे बात? पहले सर्वे हुआ था कब? 62 में। भुइंहरी जमीन का फर्स्ट सर्वे 62 में हुआ था ना। अब सर्वे के साथ सेटलमेंट भी हो गया, ठीक है? लेकिन अभी भी किसको नहीं छुआ गया? राजहंस जमीन और खुटकटी जमीन, ये दोनों को अभी भी इसके बारे में कोई काम नहीं किया गया, ठीक है? क्योंकि अभी प्रॉब्लम तो है ना, धीरे धीरे सारा जमीन का होगा काम, एक बार में नहीं हुआ है, ठीक है? उसके बाद एक कानून आया 1876 में, छोटा नागपुर इनकवर्ड स्टेट एक्ट, ठीक है? छोटा नागपुर इनकवर्ड स्टेट एक्ट कब आया? 1876 में। इसमें क्या था? कमिश्नर मालगुजारी नहीं देने वाले जमींदारों की जमीन जब्त कर सकता था। जो जमींदार मालगुजारी नहीं देगा उससे जमीन छीन लिया जाएगा। मालगुजारी कौन नहीं दे रहा? जमींदार, तो उसका जमीन छीनने का हक मिल गया एक कानून बना के। अंग्रेज तो कानूने बना के सब चीज करता था ना, तो एक कानून बना दिया गया जिसका नाम रखा गया क्या?
छोटा नागपुर इन कवर्ड स्टेट एक्ट, ठीक है, और इसके द्वारा जमींदार का जमीन छीनने का हक दे दिया गया। अभी तक कौन सा जमीन नहीं छुआ गया था? राजहंस और, ठीक है, तो ये दोनों जमीन राजहंस और खूटकट्टी जमीन को 1879 में छोटा नागपुर लैंड, ठीक है, टेनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट में इसको शामिल किया गया। तो देखो थोड़ा सा तो वर्क बढ़ेगा धीरे धीरे, जैसे बहुत तरह का हो जाएगा। तो ये नया कौन आया? छोटा नागपुर लैंड टेनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट, ठीक है। जब प्रोसीड्यूर वर्ड आया तब किसका आ गया जमीन? राजहंस और खूटकट्टी का सर्वे जो नहीं हुआ था उसको शामिल किया गया, मतलब उसका सर्वे करा दिया गया। और एक अभी मज़ेदार कानून चल रहा है। मज़ेदार कानून क्या चल रहा है मालूम है? अरे ये कानून अभी तक है, इसको पहले बताते हैं। 1897 में बंगाल में रेंट सेटलमेंट एक्ट, रेंट सेटलमेंट समझते हैं? रेंट तो समझते हैं ना हर कोई? तो रेंट सेटलमेंट एक्ट पारित किया गया, जिसका खासियत आज भी चल रहा है, इसका फायदा आज भी लोग उठाता है। 12 वर्षों से जमीन जोत और निर्धारित लगान देता आ रहा है, ठीक है, तो उसे जमींदार बेदखल नहीं कर सकेगा। अगर हम 12 साल तक लगातार किसी भी जमीन का रेंट दे रहे हैं, जोत मतलब समझ रहे हैं ना, जोत लगान, तो बोल रहा है कि अगर हम 12 साल तक दे रहे हैं तो उस ज़मीन से हमको बेदखल नहीं किया जा सका। ये कानून आज भी लागू है। पता है कैसे लागू है? किसी भी घर को 12 साल तक रेंट पे ले लो, 12 साल मतलब 12 साल अब रसीद भी होना चाहिए, तो आप ऑटोमेटिक उसका मालिक बन जाओगे। इसलिए एग्रीमेंट मंथ में बनता है, साल में बनता ही नहीं है। समझे बात को? अब कोई भी 12 साल का बनाएगा ही नहीं। तुम प्रूफ कर दिए कि 12 साल तक हम यहाँ रेंटर रहे हैं, ठीक है, तो उसका मालिक आप खुद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। और ये अभी भी है। और इस चीज़ के आधार पे बहुत लोग अभी भी रेंट वाला घर को कब्जा कर लेता, अभी भी। अब बता रहे, एक फिल्म देखो, तेरा घर मेरा घर, कोई देखे वो फिल्म? सुनील शेट्टी का फिल्म है तेरा घर मेरा घर। उसमें स्टोरी यही है, कितना 15 रुपया या 20 रुपया वो रेंट देता है। तो ये कानून अभी भी चल रहा है और इसका फ़ायदा लोग आज भी उठाता है। समझे बात को? किराएदार एक्ट अभी भी चल रहा है कि 12 साल अगर आप रह लिए हैं तो ऑटोमेटिक मालिक बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए होना चाहिए क्या? पर्चा। प्रूफ कैसे करोगे? 12 साल। और उसके बाद फाइनली आया 11 नवंबर 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, जो पहली बार कलकत्ता गजट में प्रकाशित हुआ था। टाइटल 2 झारखंड भूमि संरक्षण अधिनियम। अंग्रेजों की ऐसी क्या मजबूरी थी कि झारखंड की भूमि के लिए अधिनियम बनाना पड़ा? अंग्रेजों की ऐसी क्या मजबूरी थी कि झारखंड की भूमि के लिए अधिनियम बनाना पड़ा? झारखंड में CNT एक्ट 1908 और SPT एक्ट एक्ट 1908 और SPT एक्ट 1949 बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब लिखिए, 18वीं शताब्दी से ही अंग्रेज के खिलाफ झारखंड में आंदोलन चल रहा था। अंग्रेज के खिलाफ झारखंड में आंदोलन चल रहा था। लगातार 10 आंदोलन के बावजूद या अंग्रेज नहीं समझ पा रहे थे, लगातार 10 आंदोलन के बावजूद अंग्रेज या नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर आदिवासी विद्रोह क्यों कर रहे हैं। नहीं समझ पाए थे कि आखिर आदिवासी विद्रोह क्यों कर रहे थे। अब इसके आगे लिखिए, छोटा नागपुर में धर्म प्रचार करने आए मिशनरियों को इसके पीछे का कारण समझ में आया। छोटा नागपुर में धर्म प्रचार करने आए मिशनरियों को इसके पीछे का कारण समझ में आया। पहला कारण, इसके पीछे का कारण समझ में आया। कारण नंबर 1, ठीक है, आदिवासी तभी हथियार उठाता है जब कोई उसके ज़मीन पर मालिकाना हक जमाना चाहता हो। फुल स्टॉप। इसी में आगे लिखिए, उसी पॉइंट में आदिवासी जंगलों को काट कर या साफ कर जमीन तैयार किए थे। अतः आदिवासी मालिक थे, ना कि किराएदार। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए,
आदिवासियों को यह पसंद नहीं था, आदिवासियों को यह पसंद नहीं था कि कोई उनके पारंपरिक व्यवस्था और स्वशासन में हस्तक्षेप करे, पारंपरिक व्यवस्था और स्वशासन में हस्तक्षेप करे। फादर हॉफमैन ने 1908 में CNT एक्ट की ब्लूप्रिंट तैयार की थी। फादर हॉफमैन ने 1908 ईस्वी में CNT एक्ट की ब्लूप्रिंट तैयार की थी। उसके बाद लिखो, अंग्रेज इन 2 वजहों से कानून बनाए। अंग्रेज इन 2 वजहों से कानून बनाए। अंग्रेज इन 2 वजहों से कानून बनाए। पहला वजह, झारखंड से बाहर के लोग जिन्हें डीकू कहा गया, झारखंड के बाहर के लोग जिन्हें डीकू कहा गया, झारखंड के जनजातीय लोगों की जमीन की लूट खसोट एवं खरीद बिक्री कर रहे थे। जनजातीय लोगों की जमीन की लूट खसोट एवं खरीद बिक्री कर रहे थे। दूसरा, लूट खसोट एवं खरीद बिक्री कर रहे थे। दूसरा पॉइंट लिखिए, जमीन पर आदिवासियों का मालिकाना हक है। जमीन पर आदिवासियों का मालिकाना हक है क्योंकि उन्होंने ही तैयार किया था, क्योंकि उन्होंने ही जंगलों को काटकर तैयार किया था। लिख लीजिए, क्योंकि उन्होंने ही जंगलों को काटकर तैयार किया था। जमीन पर आदिवासियों का मालिकाना हक है क्योंकि उन्होंने ही जंगलों को काटकर तैयार किया था।